नमस्कार दोस्तों, कुछ पंक्तियां हैं। किस तरह देखा करें हम, किस तरह बोला करें, तुम ही क्या यह तय करोगे, किस तरह सोचा करें। ये भी दिल्ली तय करेगी, खाएं क्या और पिएं क्या, किस समय सोया करें हम, किस समय जागा करें। कुछ नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही तो है। खुद से कितनी झूठी बातें बोला करें और हमसे देखा नहीं जाता। बगीचे का ये हाल, खार तो महका करे और फूल मुरझाया करे। तो कमोबेश आज देश की यही हालत है, और जब ये हालत हो तो निश्चित रूप से चर्चा करना बनता है कि आखिर स्थितियां क्या है। क्योंकि एक तरफ लूट मची हुई है, दूसरी तरफ लोकतंत्र को मारा जा रहा है, तीसरी तरफ बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, और यदि आप बोल दीजिए तो आप पर हमला किया जाए। और जहां हमला करना चाहिए, जिनको सबक सिखाना चाहिए, उनके साथ में गलबहियां डाली जा रही हैं, उनके साथ में गले मिला जा रहा है। तो ये हालात है, और हालात तो इतने बुरे हैं कि देश के अंदर अलगाववादियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो कुछ भी कर सकते। तो कमोवेश जब ये हाल हो तो चर्चा करना बनता है। तो शुरुआत करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन में है, लंदन में वो तमाम सारे यूनिवर्सिटीज में, कैम्ब्रिज में, दूसरी जगह, और वहां की पार्लियामेंट में, तो तमाम जगह वो गेस्ट के तौर पे बुलाए गए, तमाम जगह वो प्रोफेसर के तौर पे जाते हैं और इस हैसियत से वो लेक्चर देते हैं। As far as the coercion, the violence that is concerned, it's not the Congress that's saying it. Congress is saying it, but you just got to travel in India and see it. I mean, you can see what's being done to the Dalit community, or you can see what's being done to the tribal community. You can see what's being done to the minorities. It's not that the Congress is saying it and objectively it's not being seen. There are articles all across in the foreign press all the time that there is a serious problem with Indian democracy. और जब लेक्चर देते हैं कंट्री पे, पॉलिटिक्स पे, जो है 21वीं सदी की बाकी राजनीति और दूसरी चीजों पे, लोकतंत्र पे जब बात होती है तो राहुल गांधी सच बोलते हैं। और जब जैसे ही वो सच बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो चुभता है, चुभता नहीं, बिल्कुल जिसे कहेंगे छेद कर देता है जिनके दिलों में, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स हैं। उनकी ये स्थिति इसी पर। तो राहुल गांधी ने जो लोकतंत्र को लेकर कहा और सारी चीजों को लेकर कहा, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इत्तेफाक से देश का यह दुर्भाग्य है, कानून मंत्री किरण रिजिजू बोलते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, विदेशी नहीं जानते कि वो पप्पू हैं। अब आप समझिए, तो यह स्थिति है। इसके बाद में उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, और 3 ट्वीट करके बस राहुल गांधी पर ही हमला बोलते रहे, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बयान पर हो, चाहे जो इंडियन डायस्पोरा था उस पर जो चर्चा हुई उसके बयान पर हो, और न जाने क्या क्या लिखा। उन्होंने एक जगह एक वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के जो एक शुभचिंतक हैं उनको लेकर के कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, वह मेरे लिए बड़ी बहन की तरह थी, वह एक शानदार महिला थी, लंदन आई थी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे मोरारजी देसाई से लेकर सवाल पूछा, उनका भी अनुभव रहा, तब उन्होंने भी साफ कह दिया था कि भारत पर हमले नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए ये स्थिति है, और मैं आपका शुभचिंतक हूं, आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। इस दौरान राहुल गांधी मुस्कुराते दिखे। तो इस पर जो है उन्होंने वो किया, जबकि वो पूरा वीडियो देखे उसके बाद में राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो भारत में हो रहा है उसके खिलाफ, वो अपमानजनक है, उसको लेके उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो संबोधन दिया था वो वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस के स्वयंभू युवराज ने सारी हदें पार कर दी। भाई, स्वयंभू युवराज, वो तो कभी अपने आप को युवराज नहीं कहते, आप ही युवराज बताते हैं। आपके नरेंद्र मोदी युवराज कहते हैं, आपके अमित शाह युवराज कहते हैं,
राहुल गांधी ने तो कभी खुद को युवराज नहीं कहा, और राहुल गांधी सदैव अपने एक, जिसे कहेंगे एक तपस्वी के जीवन की तरह से जीते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहें? लेकिन उसका जवाब तो है नहीं। तो यही तय करेंगे कि कौन क्या है। तो ये आप समझिए, अपनी पार्टी में आपकी औकात नहीं है। आपके यहां आपको जहां पे जैसे कर दिया जाता है इशारा, उधर आप सही शब्द कहें यदि कि उस भाषा में, तो आप भौंकने लगते हैं। तो उस तरह की आपकी औकात। तो यह स्थिति है। आप चाहे कभी न्यायपालिका पर भौंकते हैं, कभी विपक्ष के नेताओं पे भौंकते हैं, और कभी कुछ भौंकते हैं। उसके अलावा आप कभी नहीं, अभी कानून की बात नहीं करते और नहीं करते, और ये स्थिति। तो उनका भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रिय माननीय प्रधानमंत्री अब साहब सबसे लोकप्रिय हैं, इसका सबूत ये दे रहे हैं। जबकि ऐसा तो कोई सर्वे नहीं आज तक कि वो सबसे लोकप्रिय, और सबसे लोकप्रिय होते तो 38% वोट ना होते उनके पास। स्वाभाविक सी बात, 38% से वो प्रधानमंत्री बने। तो यह एक सत्य है। और अपने जो तीसरी पोस्ट में आते आते उन्होंने अपनी जात दिखा दी। और क्या थी? उन्होंने लिखा, भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते वह वास्तव में पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, लेकिन समस्या यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों पर भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यह व्यक्ति है। यदि ये कानून मंत्री है तो यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यही नहीं, इसके पहले एक और जो पहले कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, वो उनकी स्थिति है। वो भी झूठ बोलते हैं, वो उन्हें माओवादी तक कह देते हैं और न जाने क्या क्या संबोधित करते हैं। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनका स्तर क्या है, उनके सारे नेताओं की यह स्थिति है। आज लेकिन मैंने एक बड़ा ही भद्दा, शर्मनाक और निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान एक ऐसे व्यक्ति से सुना जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है, इस देश के सांसद हैं। मैं समझ सकती हूं उनका दर्द, मैं समझ सकती हूं उनका विस्मय, मैं समझ सकती हूं उनका विरोधाभास, उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनकी ललक न्यूज में बने रहने के लिए। श्री रविशंकर प्रसाद जी अब पद पर नहीं है, मंत्री थे, बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले, लेकिन अब रेलेवेंस की लड़ाई कर रहे हैं। और वो आकर अनाप शनाप बिना पलक झपकाए जो झूठ बोलना होता है, उन्होंने आज उसका काम किया है और कहा कि राहुल गांधी जी हस्तक्षेप मांग रहे हैं किन्हीं और देशों का भारत के लोकतंत्र में। राहुल गांधी जी 4 बार के चुने हुए सांसद हैं, इस देश के विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता हैं, सत्तारूढ़ दल में रहते हुए सबसे बुलंदी से जनता की आवाज उठाई और अभी भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश के लिए एक नई आशा और एक नई उम्मीद की किरण बने हैं। और आप हमसे कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र और यहां का लोकतंत्र का ढांचा विश्व के लोकतंत्र का भविष्य डिसाइड करेगा। अब इसी पे कि राहुल गांधी क्या गलत कहते हैं, उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने क्या किया, 20 संसदीय समितियों में अपने पर्सनल स्टाफ के ऑफिसरों को अधिकारी नियुक्त कर दिया है। फिर सुन लीजिए, 20 संसदीय समितियां, जो समितियां बेसिकली संसद के और एक बड़ी अच्छी परंपरा को वाहक करने के लिए होती हैं, लोकतंत्र के लिए होती हैं, उसमें अपने पर्सनल स्टाफ के 8 अधिकारियों को तैनात कर दिया है 20 कमेटियों। आप यह समझ सकते हैं। तो इसको लेकर के स्वाभाविक सी बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था और इस तरीके से हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति के ऑफिस से, राज्यसभा सभापति के ऑफिस से जो कमेटियों में जोड़ा गया है, जबरन जोड़ा गया है 4 अधिकारियों को इन कमेटियों में, और उन्होंने जिस तरीके से, तो ये आप समझिए इसका काम है गोपनीय मीटिंग जो है उसमें, लेकिन साहब ये उसके लिए उसमें जाएंगे जिससे कि
इनको पता रहे क्या हो रहा है, सारी चीज की मुखबिरी करानी और अपने हिसाब से चीजें करानी, इसके लिए है। तो मतलब लोकतंत्र का गला किस हद तक जो है घोटा जाता है, इसको आप समझ सकते हैं। और ये वह व्यक्ति है जिसको एक समय में सब कुछ दिया, कांग्रेस ने सांसद तक बनाया था, बाद में सत्ता के लिए और सारी चीजों के लिए लपक लिए और पाला बदल के वहां चले गए। तो इतना यदि निकृष्ट व्यक्ति बैठ जाएगा, अलोकतांत्रिक व्यक्ति बैठ जाएगा ऐसे पद पर, तो यही होगा। और ये हो रहा है, हम देख रहे हैं। इसको लेकर के निश्चित रूप से विरोध जताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, उसने इसको लेकर विरोध जताया है, लेकिन समझ में नहीं। तो राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने कहा है इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति के सामने उठाएंगे। उनका मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस तरह के कदम के पीछे का मकसद और जरूरत क्या है। राज्यसभा की सभी कमेटियों में सचिवालय के योग्य स्टाफ मौजूद हैं, तो ये कमेटियां राज्यसभा की हैं, ना कि सभापति की अपनी निजी कंपनियां हैं कि वो उसमें अपने निजी स्टाफ को लगाएं और जिस तरीके से करें। तो इससे आप समझ सकते हैं देश में कुल 24 स्टैंडिंग कमेटियां हैं और हर एक में 21 लोकसभा सांसद हैं और 10 राज्यसभा सांसद हैं और सभापति के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और ज्यादातर बिल्स को सदन में पेश करने के लिए विस्तृत चर्चा के लिए कमेटियां हैं और उनमें अपने लोगों को घुसेने का मतलब क्या है, किस बात की? तो यह स्थिति है। जब यह स्थिति हो तो चिंता नहीं। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के, इन्हीं आरोपों को लगा करके तमिलनाडु के तमाम सारे नेताओं ने जो है AIADMK शामिल हो गए और उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया, तितांजलि दे दी। तो यह स्थिति है। और जब यह करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि गठबंधन राजनीति के खिलाफ है, लेकिन साहब ये हो रहा है तो इसमें तमाम सारे लोग, और जब ये सारे लोग होते हैं तो एक सवाल आता है कि किस तरीके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उन्हें खत्म करने की है लोकतंत्र के खिलाफ, और जब लोकतंत्र के खिलाफ हो तो चर्चा करना बनता है। इसके बाद में बात करें दिल्ली और पंजाब। भारत की राष्ट्रपति आज जो है पंजाब आई हुई है और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से लेकर सभी जगह गई हुई है। और जब वो पंजाब आई हुई है, इस समय उनके दौरे के पहले अमृतसर में खालिस्तान के नारे लगे हैं और GNDU के बाहर बैनर और पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें खालिस्तान जिंदाबाद के वो किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से किया गया है और खालिस्तान जिंदाबाद के तमाम वीडियो चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से यहां पर अलगाववादी सक्रिय हो गए हैं और राष्ट्रपति के आने के समय में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस दौरान से लंदन और बर्मिंघम की 2 निर्धारित इंटरनेशनल फ्लाइट से अमृतसर से टेक ऑफ करेंगी। इसके अलावा सारी फ्लाइट्स को इसी डर से रोक दिया गया। आप मतलब समझ लीजिए कि आपको पहरे में आपको राष्ट्रपति को भ्रमण कराना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है। तो ये हालत हो गई और खालिस्तान का ये डर है और सारी चीजों का डर। SFJ जो है उसके सिख फॉर जस्टिस, उसके जो प्रमुख हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने अपना वीडियो जारी करके और बहुत कुछ कहा है। तो इस तरह की स्थितियां ये लगातार हो रहा है और लगातार जब ये हो रहा हो तो निश्चय SGPC पर बादल परिवार का जिस तरीके से कब्जा है और उसके बावजूद ये स्थिति है कि वहां पर भी सब कुछ वही हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं। और उधर अमृतपाल नाम का जो भारतीय जनता पार्टी पोषित माना जा रहा है, वो लगातार देश विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारे और बातें और सब कुछ कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि इस तरह से सरेआम कर रहा है और कोई एक्शन न केंद्र सरकार ले रही है न राज्य सरकार ले रही है, क्योंकि दोनों इस नफरत को बढ़ाना चाहते हैं और राज्य में आतंकवाद खड़ा करना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या खेल हो रहे हैं। तो ये आप जाने, और जब ये खेल हो रहे हो तो चिंता करनी पड़ती है। दूसरी तरफ स्थिति क्या है? दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल नीति सरकार, दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास हैं
मनीष सिसोदिया वो जेल में है और कहा जाता है कि उन्हें तो बड़ी उस तरह की जेल में रखा गया है, बैरक में रखा गया है, ये रखा गया। साहब जेल कोई और नहीं है, जेल आपके अंडर में है, खुद अरविंद केजरीवाल के अंडर में। तो आप किसी पर क्या आरोप लगा सकते हैं? उल्टा आप ही के यहां मसाज हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, आप ही करवा रहे थे, जबकि जेल प्रशासन तो अपने नियमों के हिसाब से करता है। आपने नियम तोड़वाए थे और इस चक्कर में वहां के अफसर भी सस्पेंड हो। तो यह स्थिति, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो ये झूठ बोलने की राजनीति है, और झूठ बोल के क्या करते हैं वो भी जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जब से 9 साल से वो सत्ता में है, 9 साल में उन्होंने सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरियां दी है, टोटल 12,000 लोगों को 9 साल में। और स्थिति यह है, बेरोजगार एक झटके में सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने 1 लाख लोगों को कर दिया है। ये वो है जो दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाते थे। और आप समझिए इन्होंने किस तरीके से कोविड में जब ये बर्बाद हुए, सारी चीजें हो गई, तो ये लोग जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो बाइक टैक्सी चला करके ईमानदारी से, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल उनसे 5% टैक्स भी, जीएसटी भी लेते रहे। तो आप समझिए, आप जीएसटी भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और उसके बाद अचानक बंद कर देते हैं, कहते हैं ये लीगल नहीं है। जबकि देश के तमाम जगह पर, तमाम राज्यों में बाइक टैक्सी चल रही। तो इससे आप समझिए कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में लोगों को बर्बाद और बेरोजगार करने का काम किया है। बाइक टैक्सी चलाने पर जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। ड्राइवर पर पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना किया, दूसरी बार 10,000 का जुर्माना किया गया। तो यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से सब कुछ करनी है। रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि आप बेरोजगार मत बनाइए, लोगों को खाने पीने को नहीं है, और ऐसी स्थिति में रोजगार देना चाहिए, ना कि छीनना चाहिए। तो यह स्थिति है। यह जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है कि पंजाब में खालिस्तान और खालिस्तानी और उनका समर्थन कर रहे हैं, और दिल्ली में इस तरह से लोगों को बेरोजगार और बर्बाद कर रहे हैं। तो यह स्थिति है। इसके बाद आप आखिरी बात, प्रधानमंत्री हमारे बहुत ज्यादा आत्ममुग्धता के शिकार, और इतना ज्यादा शिकार है कि उनकी स्थिति ये है कि अब उन्होंने क्या किया, गुजरात में अपने नाम पर स्टेडियम बनवा लिया, अब उसी में अपने को ही सम्मान दिला ले रहे हैं, खुद ही करा ले रहे हैं। तो यह स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए तो वहां पर लेकर के गए, और वहां पर ही गावस्कर ट्रॉफी जो आयोजित की, और उसमें जाकर के खुद को ही सम्मान दिला रहे हैं। तो इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? अपने जीवन काल में जिस स्टेडियम का नाम उन्होंने खुद के नाम पर रखा, और स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर ले रहे हैं, तो यह आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। तो निश्चित रूप से स्थिति, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और कम्युनिकेशन सेल के हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने इसको लेकर बड़ा अच्छा कमेंट किया। तो यह है, तो मोदी का यह सत्य है, आत्ममुग्धता में फंसे हुए हैं, और उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। इससे मतलब है कि यदि कोई सच बोल देगा तो उस पर हमला करेंगे। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, क्या बोलेगा, ये भी वो तय करेंगे, उनके लोग तय करेंगे। तो यह स्थिति कर दी है कि साहब सोएंगे कब, आप जागेंगे कब, आप खाएंगे कब, तो ये सब जो है तय करेंगे नरेंद्र मोदी। तो इसी को लेकर अशोक रावत ने ये बात कही कि हमसे तो देखा नहीं जाता बगीचे का ये हाल, खार तो महका करें और फूल मुरझाया करें। तो कमोबेश यह बात आज सच साबित हो रही है। इसके साथ आपसे आग्रह है कि आप सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि झूठ आपका भविष्य बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है सच को, और सच हम आपके पास लेके आते हैं। इसके साथ चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।